अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, आज विफाकी काबीना के इजलास में न सिर्फ पावर सेक्टर के हवाले से एक अहम तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, बल्कि उसे पब्लिक करने के लिए एक नया मामला भी सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि उसे पब्लिक किया जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट के हवाले से घूम फिर कर वही किरदार सामने आ रहे हैं, वही नाम सामने आ रहे हैं जो कि इससे पहले भी हमने देख लिए हैं। प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इन किरदारों के हवाले से बात कर सकें, पसे मंजर में क्या चीज़ें हैं उस पर गुफ्तगू कर सकें। साथ ही कल जिस तरह से तेल की कीमतों में कमी के बाद एक भूचाल आया है, ये कितना देरपा है, कितना खुशाइंद है या कितना ख़तरनाक हो सकता है और इसके दूरअसल असरात क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आइंदा दिनों में ये सामने आएंगे। प्रोग्राम में चलकर इस पर भी बात करेंगे। क्या पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी खबर है, इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और इसके अगर नुकसान है तो वो क्या होंगे, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी कोरोना का टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि फैसल ईदी साहब जिनके अंदर ये कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और 5 रोज़ कबल ये मुलाकात हुई और 5 दिनों में फैसल ईदी कहाँ गए, किससे मिले, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक सनसनीखेज खबर आपके सामने रखते हैं, या इसको आप ये कहें कि एक हैरानकुन खबर है तो गलत ना होगा, मौजज़ा भी कह लें तो आपकी समझ में ये बात आ सकेगी। ईदी सेंटर का रजाकार जो 200 से ज़ायद कोरोना ज़दा लोगों को न सिर्फ मुंतकिल कर चुका है बल्कि कई मैयतों को गुस्ल भी दे चुका है और हैरानकुन तौर पर 3 बार उसका अपना कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। इसे के पसे पर्दा कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी हैं और ये किस तरह से मुमकिन हो पाया, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली बात होगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी कोरोना का टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और उन्होंने 15 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और फिर उनमें कोरोना की अलामात जाहिर हुई थी। बुखार और सर दर्द की शिकायत के बाद 2 रोज़ कबल उनका टेस्ट करवाया गया, जो कि आज पॉजिटिव आया है। और फैसल ईदी में कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तिब्बी मुआयने के हवाले से पूरे मुल्क में तशवीश पाई जाती है। सोशल मीडिया पर भी इसका जिक्र हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कई सरबराहाने मुमलिकत कोरोना की जद में आ चुके हैं और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल, बरतानवी शहजादा चार्ल्स और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की अहलिया, इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी दोस्त और ईरानी सदर के अहलकार भी इस कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। इसके अलावा इटली और फिलिपाइन के आर्मी चीफ भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने काबीना इजलास की सदारत भी की है और बहुत सारे वज़रा से उनकी मुलाकात भी हुई है। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। अब्बास, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ विफाकी काबीना के किन अरकान के या विफाकी काबीना के जो वज़रा जिनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, क्या उनके टेस्ट करवाए जाने की भी बात हो रही है? देखें, ख़ासी तशवीश है अब तो, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आज जो एक इंटरेक्शन थी टीवी के ऊपर जो कि लाइव थी, जिसमें डॉक्टर फैसल की तरफ से ये कहा गया कि हमने एडवाइस किया है प्राइम मिनिस्टर को और उनकी रजामंदी है कि कोरोना का टेस्ट करवा लिया जाए। और ये कैबिनेट मीटिंग के बाद ये इतला वज़ीर-ए-आज़म को मिली कि ईदी फैसल ईदी का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। 15 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो फैसल ईदी से मिले थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ख़ासी मुलाकातें की हैं फ़खर इमाम साहब से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमारे पास ऑफिशियल शेड्यूल है उसके मुताबिक 15 को ही वो फ़खर इमाम से मिले। मियाँ असलम इकबाल जो कि वज़ीर हैं पंजाब के, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म की 15 को मुलाकात हुई, 16 को मुलाकात हुई। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें शहजाद अकबर थे, डॉक्टर सानिया निश्तर थी, उस शहजाद अकबर के साथ साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। फिर कैबिनेट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की। इसके अलावा मारूफ जो आलिम दीन है मौलाना तारिक जमील, उनसे वज़ीर-ए-आज़म की इन दिनों के अंदर मुलाकात हुई। फिर जैज़ कंपनी के CEO हैं, टेलीनॉर के CEO हैं। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिले, शेख रशीद से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की। तो बहुत सी मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इन बिटवीन की हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का चूँकि अनाउंस हुआ है कि वो टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अल्लाह ना करे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऐसा टेस्ट कोई ऐसा हो। टेस्ट करवाने से पहले हमें ये बताइएगा, चूंकि अब ये बात तो सामने आ चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मिले थे फैसल ईदी साहब से, अब आज उन्होंने इजलास की सदारत भी की, उसके बाद उन्होंने खिताब भी किया, तो अब टेस्ट करवाने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या किया जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म क्या अपनी एक्टिविटीज महदूद कर रहे हैं? ऐसी कोई इत्तलात हैं सामने?
देखें, अभी इसका कोई फैसला नहीं किया, चूंकि अभी तो एक इनिशियल स्टेज है। एक फॉर द सेफ्टी प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस किया गया कि आप टेस्ट करवाएं, क्योंकि फैसल ईदी जो है वो उनसे मिले थे। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से टेस्ट किया गया है। अब इसकी रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद कुछ हम कह सकते हैं ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस भी किया जाएगा, मीडिया को बताया भी जाएगा इस टेस्ट के हवाले से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इन बिटवीन खासी मुलाकातें की हैं, तमाम वुज़रा से वो मिले हैं, इंडिविजुअली भी मिले हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स उन्होंने चेयर की हैं, फिर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है फॉर कोरोना उसको भी उन्होंने चेयर किया है। तो बहुत सी मुलाकातें इन बिटवीन उन्होंने की हैं। बनी गाला में भी काफ़ी लोगों से वो हफ्ते और इतवार को मिले हैं। तो इस टेस्ट के बाद ही कुछ फैसला किया जाएगा कि जो लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले हैं उनके भी टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने, क्योंकि खासी तशवीश है। डेफिनेटली ये एक ऐसा वायरस है कि अल्लाह ना करे ये किसी एक को होता है तो दूसरों को ऑटोमेटिकली फॉर सिक्योरिटी रीजन इसके टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बिल्कुल, अब जिस तरह से आप जिक्र करें कि वज़ीर आज़म ने बेशुमार मुलाकातें भी की हैं, मीटिंग्स भी की हैं, कैबिनेट मीटिंग भी उसी में शामिल है, क्या कोई लिस्ट इस सिलसिले में बनाई जा रही है? इस पर काम हो रहा है कि वज़ीर आज़म जिन जिन से मिले हैं उन लोगों की लिस्ट बनवाई जाए, फर्दर फिर आगे उनके टेस्ट करवाए जाएं या नहीं करवाए जाएं, इसका फैसला बाद में होगा? जी बिल्कुल, वो तमाम तर मीटिंग्स जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई हैं 15 अप्रैल के बाद आज दिन तक, वो तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ऑफिशियल्स हैं और वो तमाम शेड्यूल मीटिंग्स हैं। पीएम हाउस और पीएम ऑफिस के पास तमाम उन लोगों का रिकॉर्ड है जो कि वज़ीर आज़म से मिले हैं और वज़ीर आज़म किन किन से मिले। तो अभी इनिशियल स्टेज पर है, टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही कुछ फैसला किया जाएगा। लेकिन खासी तशवीश है और ये इंडिविजुअली खासी तशवीश है, लेकिन इस हवाले से कोई तफसील सामने नहीं आ रही है कि कैबिनेट में मुलाकात हुई है या मीटिंग हुई है या वज़ीर आज़म जिन जिन से मिले हैं उन लोगों की कोई लिस्ट तैयार की गई है, उनके टेस्ट आइंदा दिनों में होंगे या नहीं, ये बात सामने आना बाकी है। लेकिन नाजरीन, ईदी फाउंडेशन ने कराची में 7 मकामात पर ऐसे खुसूसी कैंप्स लगाए हैं जहां से कोरोना के मुश्तबा मरीजों की अस्पताल और वहां फौत हो जाने वालों की मैयतों की मुंतकली की जाती है। ईदी के तकरीबन 4,000 मुलाजमीन कोरोना ऑपरेशन में शामिल हैं। यहाँ 3 इकसाम की टीम्स हैं जो कि एक मरीज को अस्पताल मुंतकिल करती हैं। दूसरी जानिब इंतकाल के बाद मैयत प्लास्टिक में लपेट कर सर्द खाने पहुँचाई जाती है जहाँ उसको गुस्ल और कफन के जो एहतमाम है वो किए जाते हैं। तीसरी टीम तदफीन करती है और उमूमन लोग ईदी हेल्पलाइन पर कॉल करके मैयतों की मुंतकली के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाते हैं। मगर कोरोना की वबाई हालात में कई वाक़यात में मैयत उठाने के लिए ईदी रज़ाकारों को बुलाया गया और अहले खाना ने उनको यहाँ पर ये नहीं बताया कि मरीज में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है या मरने वाला कोरोना की वजह से जान बहक हुआ है। ऐसे ही एक 48 साला रज़ाकार फारूक बलोच हैं जो कि अब तक तकरीबन नाज़रीन 200 से ज़ायद कोरोना मरीजों को और 20 मैयतों को मुंतकिल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने तकरीबन 5 मैयतों को गुस्ल और कफन भी दिया है। फारूक बलोच का अब तक 3 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है और हैरानकुन तौर पर आपके लिए बात बड़ी हैरानकुन होगी कि वो टेस्ट नेगेटिव आया है। लेकिन टेस्ट इसलिए बार बार करवाना पड़ा कि कई जगहों पर लोगों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया और छुपाया कि मरने वाला कोरोना से मुतासिर था। इस शर्मनाक हरकत से रोजाना ना जाने कितने ऐसे ईदी के रजाकार हैं जिनकी जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं और उनमें से बहुत से ऐसी हैं जो हफ्तों से घर भी नहीं गए। यानी कि ये लोग सोचते हैं कि ये लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ पर भी धोखाधड़ी की जाती है और ये लोग अपने घर वालों के कफील भी हैं। इनके घर वाले हैं जो इनके लिए फिक्रमंद होते हैं। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वालिदैन हैं जिनका ये सहारा भी है। फारूक बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ाना उन पर जो बीतती है वो हम उनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। ज़ाहिर बात है आपका एक्सपीरियंस हम आपसे जानेंगे। ये बताइएगा कि 3 मरतबा आपका जो टेस्ट हुआ है इसकी क्या वजह बनी है, क्यों बार बार आपको टेस्ट करवाना पड़ा? वो बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। वो इसलिए मुझे टेस्ट करवाना पड़ा कि 25 दिन पहले एक बॉडी हम लेकर आए थे जिना हॉस्पिटल से। वो जो उनके साथ गुरसा थे उन्हें बिल्कुल हमसे गलत बयानी की और बताया नहीं कि ये कोरोना से इनकी डेथ हुई है। बाकायदा उनके पास डेथ सर्टिफिकेट मौजूद था जिस पे लिखा हुआ था कि ये डेथ कोरोना वायरस से हुई है। और जब मैयत गुस्ल हो गई, हमने उसको बिल्कुल गुस्ल देने के बाद उसको तैयार करके गाड़ी में शिफ्ट किया। वापस ले जाने के बाद तो एहतियातन मैंने उनको कहा प्लीज आप मुझे पेपर दिखाएं, मुझे डाउट हो रहा है। क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा कि पेपर हमारे पास है नहीं। फिर बाद में जब मैंने थोड़ा उनको प्रेशराइज किया और क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जिनकी उम्र ज्यादा होती है तो उसके लिए हम डेथ सर्टिफिकेट को वो ज्यादा इशू नहीं बनाते। जो 70 साल 80 साल का जो बुजुर्ग मर जाता है तो उसको हम इसलिए उसके पेपर वर्क पे इतना वो नहीं करते हैं।
पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने कहा कि आप मुझे पेपर चेक करवाएं। जब पेपर चेक कराया गया तो वाज़ेह तौर पर उस पर लिखा हुआ था कि इसकी डेथ जो है कोरोना वायरस से हुई है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बिल्कुल उनके ऊपर जो है गर्म हुआ। मैंने कहा आपने गलत बयानी क्यों की है? आपकी गलत बयानी से ये देखें 25 से 30 लोग हैं, सबको जो है ना आपने जो है ना ये उसमें मुब्तला कर दिया। और उसके बाद मैंने आपका चले जाए, मैंने अपने सरबरा फैसल ईदी साहब से रब्ता किया और उन्हें बताया कि ये जो है ना इस तरह हो गया है। तो फैसल ईदी साहब ने जो है ना फौरन ईदी सोराबकोट पहुंचे और फिर जो हमारी टीम थी पूरी जो गुस्ल कराती थी या जो जिन्होंने मैयत उतारी, जिन्होंने गाड़ी में रखवाई, उन सब के जो है ना टेस्ट कराए गए। और जब तक जो है ना हमें सोराबकोट में एक कमरा दिया गया और हमें बिल्कुल जो है ना वो कर दिया गया अंदर, उसके अंदर जब हमारी रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल रिपोर्ट क्लियर आ गई, फिर हमें उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग पता नहीं क्यों इस चीज को छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते हैं। आप ये जरा सा सोचें कि आपके एक झूठ से कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, हॉस्पिटल में हो रही हैं। अगर हॉस्पिटल में ना बताया जाए, वो स्ट्रेचर ये मैयत जो लेकर आ रहे हैं बाहर, उनको भी नहीं पता, या गाड़ी में ड्राइवर को लाने वाले को नहीं पता, गुस्ल देने वाले को नहीं पता, और कब्रिस्तान में जो मैयत को दफना रहे हैं, जो लातादाद लोग होते हैं, वो कांदा दे रहे होते हैं, उन्हें नहीं इल्म एक गलती से कितने लोगों की जानों को नुकसान हो रहा है, या कितने लोगों को जो ना वो उसको जरासीम उसको लग रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। प्लीज खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि इस चीज को छुपाएं ना, इसको बाजार तौर पे बताएं, हम एहतियात करें। उस चीजें जो हमें दी गई हैं, जो हमारी यूनिफॉर्म्स हैं या जो केमिकल्स हैं, उस चीज को हम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कफन हम इस्तेमाल करते हैं कोरोना के पेशेंट में, उनको पैक करके बिल्कुल सही तरीके से कि बिल्कुल किसी को भी जरा से भी जरासीम ना लगे। हम अटेंडेंट को बॉडी को बिल्कुल, और यहाँ पर लोगों को ये बात सोचनी होगी कि अपनी जान भी तभी बचेगी जब दूसरों का ख्याल किया जाएगा, ये वायरस दूसरों में ना फैलेगा। फारूक बलोच साहब, हमें ये बताइएगा कि रोजाना कितनी मैयतें आप लोग वसूल करते हैं और मैयतों की मुंतकली से पहले डेथ सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, इस सिलसिले में क्या सिस्टम है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जब से ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बीमारी आई है, बिल्कुल बारीकी से पेपर वर्क चेक किया जा रहा है, जो पहले हम नहीं करते थे। यानी कि जो 60-70 साल 80 साल 90 साल की जो मैयत होती थी, हम उनमें कह देते थे कि चलो ठीक है, घर में डेथ हो गई है, आप जो है ना इसको गुस्ल कर दो। लेकिन अब अगर इस उम्र की भी मैयत आ रही है तो हम पहले पेपर वर्क बारीकी से चेक कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल से मैयत आई है और जो है ना किस पहले बीमार थे नहीं थे, हर चीज का पेपर वर्क चेक करके फिर हम मैयत जो है ना गुस्ल खाने में मुंतकिल करते हैं। ठीक है, ये भी इसके साथ बताइएगा कि कोरोना के मरीजों की लाश उठाने और उसे मुर्दा खाने से कब्रिस्तान मुंतकिल करने में क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लोग इख्तियार करते हैं, किन मराहिल से आप गुजरते हैं, ये शेयर कीजिएगा। देखिए, मैयत जब हमें हॉस्पिटल से कॉल आती है, डॉक्टर साहबान कहते हैं कि एक मैयत है कोरोना की, आप जो है ना इसको शिफ्ट करें, तो हमारी जो कोरोना कैंप है वहाँ से जो ना मैयत टीम रवाना होती है और वो जाके मैयत को वहाँ से हॉस्पिटल से जब शिफ्ट करती है तो पहले हमने एक प्लास्टिक वो किया, प्लास्टिक कफन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको पैक करते हैं प्लास्टिक कफन में। प्लास्टिक कफन के बाद हम उसको पैक करने के बाद गाड़ी में शिफ्ट करते हैं, फिर उसको सोराबकोट ले जाते हैं। जब वो मैयत गाड़ी से उतरती है गुस्ल के लिए, फिर उस गाड़ी को वॉश किया जाता है। हालांकि वो प्लास्टिक के अंदर होता है, फिर भी एहतियात, जो लोग गाड़ी को टच हो रहे हैं या जो गाड़ी से मैयत को उतार रहे हैं, रख रहे बिना उनको भी किसी किस्म का जरासीम न लगे, गाड़ी को वॉश किया जाता है। फिर मैयत को गुस्ल खाने में जब हम शिफ्ट करते हैं, फिर मैयत को गुस्ल देने के बाद दोबारा हम उसको प्लास्टिक में पैक करते हैं। जो मैयत को गुस्ल दे रहे हैं उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म है, हर चीज से सेफ्टी की जा रही है कि अभी किसी तरीके से जो है ना वो उनका जिस्म पे जो वो पानी है या जो वो भी हम केमिकल मार रहे हैं वो उनको ना लगे और जो है ना वो मैयत को गुस्ल भी हो जाए। और दोबारा हम मैयत प्लास्टिक कफन में और फिर कफन में पैक करके गाड़ी में शिफ्ट करके जो है ना कब्रिस्तान के लिए रवाना करते हैं। अच्छा फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको महफूज रखे। आपने 3 बार कोरोना का टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप महफूज हैं इतने मुश्किल काम को भी सरअंजाम देते हुए। ये शेयर कीजिएगा कि आप अपने लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये एक ऐसा मर्ज है, ये एक ऐसी वबा है जिससे सब खौफजदा हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप खुद महफूज हैं। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो टीम है पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना पे काम कर रही है, अभी फैसल ईदी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, साद ईदी साहब लाहौर में मौजूद हैं, अहमद ईदी साहब कराची में लीड कर रहे हैं। तो इस तरह जितने भी ये लोग कोरोना से हैं वो टीम काम कर रही है कोरोना पे। खासकर उनकी हर चीज को अलग किया गया है, यानी कि हमारे कंट्रोल से कैंप बिल्कुल सामने है, हमारे कैंप में कोई आ नहीं सकता, हम किसी से मिल नहीं सकते। अगर कोई मिलने भी आता है, चाहे वो हमारी फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, हम उससे दूर खड़ा करके उससे बस इशारों में बात कर ली या ऊंची आवाज में बात कर ली, प्लीज आप हमारे करीब ना आए। हम अपनी जब जाहिर है हम खुद
अपने बच्चों को सेव करेंगे तो हमारी फैमिली सेव होगी। जब हम खुद लापरवाही करेंगे तो फिर वो चीज हमारी फारूक फैमिली साहब में क्या जाएगी। मतलब जिस तरह से जितना मुश्किल काम आप सर अंजाम दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अपनी फैमिली से आप मिलते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, उनके पास जाते हैं तो फिर किस तरह जाते हैं, किस तरह से आप एहतियात करते हैं कि आपसे खुदा न खास्ता अगर आप में ये मर्ज हो तो आपकी फैमिली इससे कैसे बच सकती है? देखिए, जब से ये बीमारी आई है और जब से इस पे हम कराची में काम कर रहे हैं, मैं अब तक टोटली 4 दफा घर जा चुका हूँ और जो मेरा अलग कमरा है वो बिल्कुल बाहर है और मैं घर के अंदर नहीं जाता हूँ। जैसे जिसको हम लोग बैठक कहते हैं, तो हम वो बाहर से मैं खोलता हूँ, उसी कमरे में मैं अपना रहता हूँ या 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। वो सिर्फ जो मुझे चीज जरूरत होती है, जो चीज मुझे लेनी होती है, यहाँ तक कि मैं अपने कपड़े जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस ड्यूटी के दौरान, वो भी मैं लेके घर नहीं जाता हूँ, वो हम यहीं पे वॉश करते हैं। यानी ऐसी कोई चीज जो मुझसे जुड़ी हुई है वो हम घर पे नहीं छोड़ते, वो हम वापस बाहर ले आते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। सिर्फ बच्चों से मिलने के लिए या उनके देखने के लिए हम चले जाते हैं 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद रिटर्न हम यहाँ अपने कैंप में आ जाते हैं। बिल्कुल। और फारूक बलूच साहब, जो आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इसके बाद हाँ सलाम पेश करना चाहिए, समा की जानिब से आपको सलाम पेश करते हैं कि आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो आपने आगाज में खुद ही पैगाम दिया कि धोखाधही आपके साथ करते हैं, ये बताते नहीं है कि मैयत कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर है, कोरोना वजह की वजह भाग हुए हैं, उन लोगों को आपको बताना चाहिए, आपके साथ इस पेशे को मद्देनजर रखते हुए ईमानदारी से चलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, कराची में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। 26 जनवरी को कराची में पहला केस सामने आया और अब तक सिंध में 2764 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। लेकिन हैरत अंगेज और चौंका देने वाली खबर यह है कि सिंध के कुल केसेस का 48% सिर्फ आखिरी 6 रोज में कोरोना का शिकार हुआ है। ये आबादी वो है जो आखिरी 6 रोज में कोरोना का शिकार हुई है। कराची की बात करें तो शहर के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ ईस्ट और सेंट्रल में केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। साउथ में सबसे ज्यादा 501, ईस्ट में 462 केसेस हैं और सेंट्रल में 354 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। लेकिन गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 18 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल भी कर गए हैं। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आगे चलकर दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, वजीर आज़म इमरान खान के खास दोस्त पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान इज बैक इन एक्शन। तवील अरसे के बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी है। एक बार फिर वजारत संभालने के बाद समा को उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू दिया है जिसमें वो एक इंतहाई ताकतवर वजीर, इंतहाई पुरएतमाद शख्स नजर आए हैं और वो बहुत कुछ कह भी गए हैं। उनका ये कहना है कि आटा चीनी स्कैंडल में मुलव्विस अफराद को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहां सब्सिडी हो वहां बेईमानी और करप्शन होती है, ये उनका कहना है। मजीद वो ये कहते हैं कि सब्सिडी की इजाजत देने और लेने वालों के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। जहांगीर तरीन पर इल्जाम लगाया तो इल्जाम जो सामने आया तो खान साहब से दोबारा ताल्लुक नहीं होगा, ये उनका कहना है। उनकी जो गुफ्तगू समा से है वो आपको दिखाते हैं, फिर इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लंबा अरसा आप खामोश रहे। देखें, मैं खामोश इसलिए रहा, जब आपको कोई चीज़ असाइन हो तो ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ज़बरदस्ती ना मैं कोई जिम्मेदारी लेने का कायल हूँ, ना ही मुझे शौक़ है। अगर आपके अंदर खुद कोई डेफिशिएंसी है तो फिर मेरे ख्याल में उसका जिम्मेदार बाद में महकमे को नहीं कहना चाहिए। आपके अंदर अगर कोई कमी है तो वो सेक्रेटरी का कसूर नहीं है, वो कमी आपकी है। और अगर आप इस काबिल ही नहीं है कि आप वजीर बैठ के अपने सेक्रेटरी को चला सके या अपने महकमे को चला सके, फिर मेरे ख्याल में ऐसे शख्स को वजीर होने नहीं चाहिए। जहाँ सब्सिडीज आती हैं वहाँ बेईमानी आती है, जहाँ पे करप्शन करनी हो वहाँ सब्सिडीज दें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के बगैर, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिसका गरीब आदमी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक। इंसान को ऐसी तमाम चीज़ों से परे रहना चाहिए जहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो। अगर आज इंटरेस्ट हो और आप वो किसी भी कमेटी की सरबराही ले लें या किसी भी ऐसे अनऑफिशियल या ऑफिशियली आप उन चीज़ों को बैठ के मॉनिटर करना शुरू कर दें या उनके ऊपर किसी इजलास की सदारत करनी शुरू कर दें या उनको गाइडलाइंस देनी शुरू कर दें या उनको हदायत देनी शुरू कर दें, तो फिर इसका लामहला मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आपके ऊपर गंद आता है। मेरे ख्याल में अगर तरीन साहब जो हैं वो इसमें
उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हुआ तो खान साहब की तरफ से उनको बिल्कुल कोई उसमें उनका कोई फासला नहीं रहेगा। और अगर किसी किस्म का भी उनको इसके अंदर इल्ज़ाम में वो आए तो फिर मेरे ख्याल में उनका कभी भी खान साहब से वो ताल्लुक नहीं बन सके। अगर उनको किसी दिन लगा कि अलीम खान किसी किस्म की कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व है या वो किसी किस्म के जो है वो नाजायज़ फ़ायदे में इन्वॉल्व है या अपनी सीट का फ़ायदा उठा रहा है या लोगों को नवाज रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी आइंदा मेरा फ़ोन भी सुनेंगे। तो उसके बाद मैं बेशक उनको जितने मर्जी बताता रहूँ कि 10 साल मैं आपके साथ था या नहीं था। तो इसलिए ये बातें जो है ये इस प्राइम मिनिस्टर से सोचना भी जो है ये भी मेरा ख्याल में अपने साथ जुल्म है। इजाज़त देने वालों में तो उनको भी वो नहीं करेंगे स्पेयर। इबरतनाक इंजाम होगा बट साहब, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सबकी होगी सर, इजाज़त देने वाले भी, इजाज़त लेने वाले भी, जो उसमें से फैसिलिटेटर थे वो भी, और जो बेनिफिशरी हैं वो भी। कभी कोई और जिम्मेदारी इससे बढ़ के दी तो वो ले लेंगे आप? जी देखें, मैंने तो आपको जैसे बताया कि जिस वक्त मैंने पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन जिस दिन हम खान साहब के साथ आए हुए थे, उस दिन तो शायद हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम कभी सारे जो है वो वजीर बनेंगे। जो भी जिम्मेदारी मेरे लीडर ने मेरे लिए लिखी है, अगर वो मुझे उन्होंने देनी होगी तो जो भी देंगे, जिस तरह की भी देंगे, एक वजीर बनाया, 2 बनाए, ना बनाए, मैं वजीर बन के भी उनके लिए हाजिर हूँ। मैं जब वजीर नहीं था, मैं 11 महीने जो है वो वैसे ही था, तो मैं तब भी हाजिर था, मेरी उनसे मुलाकात होती रही। कभी भी हमारी मोहब्बत का, इज्जत का, एहतराम का रिश्ता नहीं जो है वो ख़त्म होगा और ना ही इंशाल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में ख़त्म होगा। इसलिए वो जिस जगह पे भी मुझे मौजूद समझेंगे, जिस लेवल के भी मौजूद समझेंगे, इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है कि इंशाल्लाह मैं अपनी अवाम को और अपने लीडर को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अलीम खान साहब की गुफ्तगू हम सुन रहे थे, बड़ी बदली सी गुफ्तगू है, बड़े पूरे एतमाद हैं, खासी खरी बातें भी वो इसमें कर गए हैं। प्रोग्राम आवाज़ के एंकर पर्सन अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिर बात है अपने शो में वो तमाम अप्स एंड डाउन्स और जो माजी में था, जो अब है, ये सारी चीज़ें देखते रहे। अली, होपफुली आपने ये गुफ्तगू सुनी है अब्दुल अलीम खान साहब की। अलीम खान की एक पूरे एतमाद बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, क्या लग रहा है इसे किसी बड़े ओहदे के उम्मीदवार हैं, क्योंकि आजकल काफी नवाजा भी उनको जा रहा है? अच्छा, ये इस गुफ्तगू के बाद सिदरा कहा जा रहा है कि शायद उनको कहीं से इशारे मिले हैं, शायद उनको तवक्को है और तवक्कुआत भी किसी खास पैगाम की वजह से उनके अंदर जागी है। मुझे ये लगता है उनकी गुफ्तगू से ये तवक्कुआत से ज़्यादा उस ख्वाहिश का इजहार था जो कि 2018 से के इलेक्शन से पहले अलीम खान साहब के दिल में थी। वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि वो बड़े मजबूत कैंडिडेट थे वजारत आला के लिए और वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। उसके बाद भी उन पर इल्ज़ाम रहा कि उस्मान बुज़दार साहब के साथ उनकी कोई इतनी खास बनती नहीं है कैबिनेट मीटिंग्स में भी, बल्कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसी मीटिंग्स थी, अहम मीटिंग्स थी, जिनको चेयर खुद अलीम खान साहब ने किया। तो लोगों ने सवालात उठाए कि इन्होंने किस हैसियत में उन मीटिंग्स को चेयर किया, हालांकि ये वज़ीर आला का प्रोग्रेटिव था, लेकिन वज़ीर आला के तौर पे खुद को उन्होंने हमेशा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और अगर आप अभी भी देखें तो उन्होंने ये बताया है इमरान खान साहब को कि जब आपने मुझे खामोश रहने का कहा तो मैं 11 महीने खामोश भी रहा। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में उनके कुछ कारकुन ऐसे हैं, यहाँ पर शायद मैं अगर चंद एक का नाम भी ले लूँ तो वाजे हो जाएगा कि जिन पर जब भी कोई बुरा वक्त आया तो वो फट पड़े, वो अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने लीडर के खिलाफ बोल पड़े। तो अभी आप जहांगीर तरीन साहब को ही देख लें कि तो उन्होंने भी ये नदीम मलिक साहब के शो में ही आके उन्होंने कुछ बातें ऐसी की थी। उन्होंने बराह रास्त इमरान खान को कुछ नहीं कहा, मगर आजम खान पर उन्होंने इल्जाम लगाया जो उनके खान को कुछ नहीं कहा, मगर आजम खान पर उन्होंने इल्जाम लगाया जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और आजम खान पर इल्जाम लगाने का मतलब यह है कि आजम खान अपने तय तो कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ भी किया प्राइम मिनिस्टर की मंशा और उनकी इजाजत से किया। लेकिन अलीम खान एक वाहिद शख्स है सिदरा के जिन्होंने नैब की जेल भी काटी, जिन्होंने वजारत से भी हाथ धोए, वजारत आला के जो उम्मीदवार थे वो भी उनको ना मिल सकी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। उन्होंने पार्टी के खिलाफ, अपने लीडर के खिलाफ जो भी नाराज़गी उनको थी, और मैं आपको बता दूं अब्दुल अलीम खान बहुत सख्त नाराज रहे हैं इन 11 महीनों में। वो कह तो रहे हैं कि मेरी बात होती थी इमरान खान साहब से, ठीक है होती थी, लेकिन उनकी नाराज़गी थी और वो खामोशी इसी वजह से थी, लेकिन उनकी जुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। तो वो अपनी जो सर्विसेज थी जो इन चंद महीनों में उन्होंने दी है इस पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के लिए, मेरा ख्याल है इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वो याद करवाने की कोशिश भी किया खान साहब को कि आप सुने, आप देखें, आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉयल कौन है,
यहाँ पर वो लोग जो कि आपको जहाज़ों में लेके फिरते थे और न जाने क्या क्या आपके लिए करते थे, वो आपके लिए आपके साथ लॉयल नहीं है। यहाँ पर मेरा इशारा और फिर अलीम खान साहब का इशारा भी जहांगीर तरीन की अच्छा तरफ है। अली, ये जो तो पार्टी के अंदर ही मौजूद लॉयल नहीं है तो आप मुझे ही आजमा के देख लें। अच्छा अली, ये जो पार्टी के अंदर ही मौजूद अपने हरीफों पर कोई बड़ा अटैक करने की पोजीशन में वो नजर आ रहे हैं, आपके सामने दीगर मामला अपनी भी है, जिस तरह से अगर हम ये कहें कि जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के पहले ही दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, वो सामने आ चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि ये अटैकिंग पोजीशन में है, अपनी ही पार्टी के किसी बंदे को नुकसान पहुंचाएंगे या इस तरह की कोई चीज सामने नजर आएगी? मेरा ख्याल है सिद्रा वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि जो स्पेस क्रिएट हुई है उन्होंने ये जुमला कहा कि बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बड़ी इबरतनाक सजा दी जाएगी अगर इसमें वो लोग जिनके नाम आए हैं फॉरेंसिक में भी अगर उन्हीं के नाम आ जाते हैं। तो वो जो मौजूदा खलीज है इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के थोड़ा सा पसे पर्दा जाने के बाद पैदा हुई है, वो इस स्पेस को फिल करने के लिए अपने आप को बेहतरीन उम्मीदवार समझते हैं और ठीक समझते हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए जहांगीर तरीन साहब के पास जो उनकी जो सुपर पावर थी, हर हीरो की एक सुपर पावर होती है ना, तो जहांगीर तरीन साहब की सुपर पावर ये थी कि ही इज एक्सट्रीमली रिच, वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं और वो जहां पैसा इस्तेमाल करना होता है करते हैं और वो उन्होंने खुद माना इस बात को। सेम गोस फॉर अलीम खान। अलीम खान के पास भी पैसे की कमी नहीं है और इमरान खान साहब की पार्टी को उन्होंने बहुत फंडिंग दी है। 2018 के इलेक्शन हो, उससे पहले जो कैंपेन्स थी, 2014 के धरने हो, वो धरने ऐसे तो नहीं हो गए, उसमें पैसा खर्च हुआ। अब्दुल अलीम खान साहब को भी एक जमाने में जैसे कि तंजन ऑपोजिशन जहांगीर तरीन को एटीएम मशीन कहा करते थे, अब्दुल अली खान साहब को भी ऑपोजिशन जो है वो एटीएम मशीन कहा करते हैं खान साहब का। तो बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर नई खान साहब के सामने अपनी पुरानी खिदमत रख रहे हैं। सही, सोशल मीडिया पर नई एटीएम मशीन के नाम से कुछ चीजें सामने आ रही हैं। अली, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और बड़ी अहम बात आपने ये की है कि ये जो बदला सा तर्ज गुफ्तगू है, ये जो एतमाद है, किसी जानिब से इशारे मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो ऐसे नजर आ रहे हैं। अली, आप साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो एक अहम मामला था, लेकिन एक और अहम मामला आज ही के दिन जो कि प्रोग्राम में मैं अपने शामिल करने जा रही हूँ। पावर सेक्टर पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खिते में पाकिस्तानी सारिफीन को सबसे महंगी बिजली फराहम की जा रही है और पावर सेक्टर में रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरे लिए मसला ये नहीं कि कितने पैसे कमाए गए हैं, मसला ये है कि किसने कमाए हैं। चीनी का बहरान हो या गंदम का क्राइसिस या पावर सेक्टर पर इंक्वायरी रिपोर्ट, किरदार वही हैं। जी हाँ, मामला नया है, किरदार वही हैं। बहती गंगा में सब नहीं बल्कि कुछ लोग ही बार बार हाथ धो रहे हैं। आटा, चीनी बहरान और इसके बाद तवानाई का शुबा भी रडार पर अब आ चुका है। पावर सेक्टर से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, ये बात आज के दिन सामने आई है और वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी इसकी दे दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया था कि टैरिफ और फ्यूल खपत में खुर्द-बुर्द, डॉलर्स में गारंटेड मुनाफा खजाने को नुकसान पहुंचाने की बड़ी वजह है, जबकि 15% की बजाय पावर प्लांट सालाना 50 से 70% मुनाफा कमाने में मुलव्विस निकले हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ समा के नुमाइंदे शकील अहमद मौजूद हैं। शकील, ये बताइएगा कि चीनी का बहरान हो या गंदम के क्राइसिस हो, किरदार वही है, नाम वही है, मामला भले नया है, लेकिन ये बताइएगा कि कौन कौन से बड़े नाम सामने आए हैं या आइंदा दिनों में आ सकते हैं? और देखिए, ये पावर सेक्टर जो है इसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की इकानमी को और पाकिस्तान को, क्योंकि 1994 से बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो या फिर परवेज़ मुशर्रफ का या फिर PMLN के टेन्योर, हर दौर में यही मसला रहा है और इसी शोबे ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और अब भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को जो है उसको इस बात का क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी का ऑर्डर किया अगस्त 2019 में और मार्च में इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई और आज कैबिनेट मीटिंग ने इस फैसला किया है कि इसको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। आप देखें कि इसमें जो नाम आ रहे हैं वो वही हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार का हिस्सा रहे हैं, चाहे अभी चीनी का बहरान था, शुगर का बहरान था या गंदम का था, उसमें भी जो नाम आए, मतलब जहांगीर तरीन का नाम आ रहा है इसमें जो है वो अब्दुल रज़ाक दाऊद का है और साथ साथ इनके अलावा बाकी जो है नदीम बाबर, उमर अयूब और खुसरो बख्तियार, ये वो नाम हैं जो दोबारा सामने आ गए हैं। अब इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के नतीजे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने फ़ायदा उठाया। किसी की शुगर मिल पावर प्लांट है, किसी के शेयर्स हैं पावर प्लांट्स में और कि कोई मंजूरी के अमल में शामिल है। जिस तरह उमर अयूब जो हैं वो 2007 में भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने अप्रूवल दी, जो रेट ऑफ प्रॉफिट था वो डॉलर टर्म्स में
उस वक्त डिसाइड हुआ। और अब देखें 17% रेट ऑफ प्रॉफिट तय हुआ था, लेकिन 70% से ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जो प्रॉफिट है वो लिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि 415 अरब रुपए से ज़्यादा हालिया चंद वर्षों में इन्होंने इजाफी मुनाफा कमा लिया इस सेक्टर से। अभी भी गर्शी कर्जा देखें 20,000 अरब रुपए तकरीबन पहुंच चुका है। दिफाई बजट उससे कहीं कम है, लेकिन गर्शी कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका है जो कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। उसकी वजह यह है कि मिसमैनेजमेंट है इस सेक्टर में, और तमाम वही नाम अनफॉर्चुनेटली सामने आ रहे हैं जो कि इससे पहले इंक्वायरी रिपोर्ट में आए थे। और लेकिन हुकूमत को क्रेडिट जरूर जाता है कि इसकी इंक्वायरी कराई गई, अब रिपोर्ट पब्लिक होगी। और साथ साथ कैबिनेट ने यह भी कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा इस सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, क्योंकि बुनियादी काम इंक्वायरी कमेटी को यही दिया गया था कि गर्शी कर्जा क्यों बढ़ रहा है और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर महंगी बिजली क्यों है। 12,000 मेगावाट बिजली अभी हालिया दौर में ऐड की गई है। लेकिन बड़ी तफसील से आपने ये मामला सामने रखा है। जो है आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त तज्जिया भी हासिल करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन फारूक सलीम साहब। फारूक साहब, ये जो तहकीकाती रिपोर्ट आज सामने आई है जिसको मंजर-ए-आम पर लाने की बात भी की जा रही है, आपने भी ये देखी है और इसके ऊपर जाहिर बात है कि इंक्वायरी कमीशन भी बनने जा रहा है आइंदा दिनों में। ये हमें बताइएगा ये कितनी कंपनीज हैं और आवाम की जेब से कितने इजाफी पैसे ये अब तक निकाल चुकी हैं? जी, रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है, तकरीबन 300 पेजेस पे मुश्तमिल है रिपोर्ट। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिखी गई है, तकरीबन हर एंगल से जांचा गया है। इसमें दो बड़ी चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि टीके की अमाउंट क्या है। पिछले 26 साल से, यानी कि 1994 की जो पहली पावर पॉलिसी थी, उस दिन से लेके आज तक टोटल टीका जो है वो पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन को कितना लगाया गया। और दूसरा ये बताया गया है कि टीका वो किस किस ने लगाया, कंपनीज का नाम सामने दिया गया है और कंपनीज के पीछे फिर उनके बड़े शेयर होल्डर्स जो हैं, शख्सियात जो हैं, वो नामी वो सब जाने पहचाने नाम हैं। जो टीके की अमाउंट है वो 5,823 अरब रुपए की बताई गई है, यानी कि 4 डिफरेंट मदों में जो टीके लगाए गए। एक जो लगाया गया वो करेंसी की मद में, दूसरा एक्सेस फ्यूल यानी कि ईंधन की मद में, फिर मिस कैलकुलेशन किया गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, और फिर एक्सेस सेटअप कॉस्ट यानी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ाई गई। अगर इन चारों को आप जमा कर लें तो रिपोर्ट ये बताती है कि 5,823 अरब रुपए का ये 5,823 अरब रुपए का जो टीका आप बता रहे हैं लगाया गया है, सालाना अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये सालाना कितना नुकसान उठाना पड़ा, ये बताइएगा। देखिए, इस वक्त कोई तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ बिजली के कनेक्शंस हैं, बिजली के सार्फिन हैं पाकिस्तान में। तो अगर उन पे इनको डिवाइड कर दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि हर बिजली का जो सारिफ है पाकिस्तान में, उसको तकरीबन 2.5 लाख रुपए का टीका लगा है। 5,823 ओवर द पास्ट 26 ईयर्स। सालाना मैंने इसका नहीं निकाला है, लेकिन हर सारिफ की बुनियाद पे 2.5 लाख रुपए का टीका लग जाता है। और जो कंपनी सामने आई है, पूरी रिपोर्ट में 23 मरतबा निशात ग्रुप का जिक्र किया गया है, जिसके मेजर शेयर होल्डर जो हैं वो मियां मंशा साहब हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि निशात ग्रुप ने जो एक्सेस प्रॉफिट की टर्म इस्तेमाल की गई, इजाफी मुनाफा, जितना मुनाफा आपको हुकूमत ने गारंटी किया था उससे ज्यादा 9 अरब रुपए की अमाउंट जो है वो निशात के सामने लिखी गई है। ओरिएंट कंपनी जो है, जिसके मेजर शेयर होल्डर जो हैं नदीम बाबर साहब हैं, उनका जिक्र रिपोर्ट में 22 मरतबा किया गया है और एक्सेस प्रॉफिट जो है वो 1 अरब रुपए का बताया गया है। फिर JDW, इस कंपनी से हम काफी जानने लगे हैं। इस कंपनी को जहांगीर तरीन साहब इसके मालिक हैं। इसका सबसे ज्यादा दफा जिक्र किया गया है रिपोर्ट में, 41 दफा JDW का जिक्र किया गया है और जो एक्सेस प्रॉफिट है वो 2 अरब का है। इसी तरह RYK जो खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली की कंपनी है, उसमें एक्सेस प्रॉफिट जो है वो 1 अरब का है। और शरीफ खानदान के नाम से एक कंपनी है चन्योट, उसमें जो एक्सेस प्रॉफिट है वो 1 अरब का है। तो शख्सियात हमारे सामने हैं, कंपनीज हमारे सामने हैं, और जो जिस मद में जो टोटल टीका है वो भी हमारे सामने है 5,823 अरब का। अच्छा फारूक साहब, एक तो चीज़ ये कि ऐसे मुआहदे किए ही क्यों जाते हैं? अब अगर ये मुआहदे हो चुके हैं और इसके नुकसानात भी सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान में अब जो तरीकाकार है, जिस तरह से अब कमीशन बनने जा रहा है, तहकीकात होंगी, ये भी कहा जा रहा है कि सजाएं भी दी जाएंगी और किरदारों को सामने भी लाया जाएगा, दुनिया भर में प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? अब ये पैसा वापस किस तरह से आएगा? ये इस नुकसान की भरपाई क्या मुमकिन है? होगी तो किस तरह होगी? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, हमारे लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए
तो यही देखना है कि हमारा पैसा जो हमें टीका लगा है पिछले 26 सालों में, क्या वो पैसे हमें वापस मिलेंगे? अगर लोगों को सजाएं हो जाती हैं उससे हमारा क्या फायदा होगा? देखिए, इतना बड़ा टीका लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा गठ जोड़ चाहिए। जो तरीकाकार है पाकिस्तान में बिजनेस करने का, इस किस्म का बिजनेस करने का, उसमें एक सियासतदान, एक ब्यूरोक्रेट और एक बिजनेसमैन का, ये तीनों लोगों का गठजोड़ होता है, उसके बाद ये नताइज निकलते हैं। इसमें गैर कानूनी क्या काम किया गया, कानूनी तौर पे क्या काम किया गया, ये शायद फोरेंसिक रिपोर्ट ही बता पाएगी। लेकिन इसमें ये बड़ा क्लियर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 15% रिटर्न गारंटी किया था और रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ कंपनियों ने 79% एनुअल रिटर्न तक कमाया है। यानी कि आप और मैं जब जाते हैं खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स के लिए या कौमी बचत की स्कीमों के लिए, तो वहाँ हुकूमत हमें देती है 11-12% सूद, और यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 79% एनुअल रिटर्न जो है वो कुछ कंपनियों को दे चुकी है। तो आप फर्क देख सकते हैं कि इसमें गठजोड़ क्या है और ये कितने बड़े मैग्नीट्यूड पे किया गया है। और जितना बड़ा टीका ये आपने हमें बताया 5,823 अरब, ये कोई छोटा नुकसान नहीं, और ये आम लोगों, आम पाकिस्तानियों की जेबों से जाता हुआ ये पैसा है। आपने बड़ी तफसीली इस मामले पर गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। फारूक सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इसी मामले पर शकील अहमद भी हमें डिटेल्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं, तेल की बात करते हैं। तेल आसमान से जमीन पर आ गिरा, अमरीकी तेल पानी से भी सस्ता हो गया, मगर कोई खरीदार नहीं। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल के मई के सौदों में तारीखी कमी हुई है। खाम तेल के मई के सौदे $0 से भी कम में ट्रेड होने लगे हैं। जून के सौदे अब भी $20 से $22 फी बैरल में हो रहे हैं, यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की हालत भी अब पतली होती दिखाई दे रही है। 6% कमी के बाद $20 फी बैरल से भी कम पर फरोख्त होने लगा है। तेल की आलमी मंडी में जो मंजर है, तारीख में कभी ना ऐसा दिखाई दिया, ना कभी ऐसा सुना। रनवे पर खड़े जहाज हो, मईशत का रुका हुआ पहिया हो या गैराज में खड़ी गाड़ियों के टैंक्स भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अब चलाने वाला कोई नहीं है। अमरीकी खाम तेल का मई का सौदा तकरीबन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन ज्यादा खुश ना हो, पाकिस्तान में तेल मुफ्त नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें कीमतों में कमी हो सकती है, ये तेल सस्ता जरूर मिल सकता है, लेकिन ये तेल मुफ्त आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसी पर बात करते हैं, मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, कल जब ये खबर रात को सामने आई तो एक भूचाल की तरह ये खबर सामने आई और लोग बड़े खुश हुए। पाकिस्तान में लोग क्यों खुश हो रहे हैं? पाकिस्तान में क्या लोगों के लिए इसके अंदर कोई फायदा है? लोग मुफ्त तेल मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं यहाँ पर। जी नहीं, देखिए, मुफ्त तो तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक इंपोर्टिंग कंट्री है और पाकिस्तान बाहर से जो है वो तेल मंगवाता है। और ख़ासकर हमारा जो जितना हम यहाँ तेल इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, जिसमें जो है वो पेट्रोल भी है, डीज़ल भी है और जो है केरोसिन भी है और गैस भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी इसमें से 80% हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर से आता है। तो देखिए, जब बाहर से आता है तो कीमतें भी जो बाहर की होती हैं वो हमें मिलती हैं। और अभी ये हुआ है कि ये जो कल कीमतें माइनस में गई हैं सो कॉल्ड, वो उसकी वजह ये नहीं थी कि डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, सिर्फ उसमें स्टोरेज कैपेसिटी का इशू था। और वो डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और बाद में आपको उसकी डिलीवरी भी उठानी पड़ेगी। तो इवेंचुअली ये हुआ कि ज़मीनी और समुद्री दोनों जो स्टोरेजेस थी वो फुल हुई हुई हैं। इस वक्त डिमांड नहीं है, लॉकडाउन चल रहे हैं, तो वो फिर इसलिए थोड़ा सा उसमें एनॉमली क्रिएट हुई, तो और वो इतना नीचे चला गया। और वैसे भी अमेरिकन मार्केट के लिए था, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए था, अमेरिकन रीजन के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ब्रेंट जो लंदन ब्रेंट जो ट्रेड होता है, ये बेंचमार्क होता है ऑयल का, और हमारे यहाँ अरब लाइट होता है जो हम मिडिल ईस्ट से मंगवाते हैं तेल अपने इस्तेमाल के लिए। तो उसकी कीमतों में अभी इस्तेकाम ही है, $20 के अराउंड चल रही हैं वो। तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से हमारे यहाँ वैसे तो कमी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले अगर आप 1.5 महीने की बात करें, हमारे यहाँ देखिए मैकेनिक्स होते कैसे हैं। हम इंपोर्ट करते हैं तेल को, उसको रिफ़ाइन करते हैं, हमारी रिफाइनरीज जो है अब जो अभी बंद पड़ी हुई हैं वो रिफ़ाइन करती हैं, और तकरीबन ये 30 से 45 दिन लगते हैं इस सब चीज़ों को क्रूड ऑयल से लेकर एक पेट्रोल तक बनाने में और फिर उसको पहुंचाने में। तो इसलिए वो जो पिछले 45 दिन होते हैं उनकी प्राइसेस को एवरेज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कल अगर प्राइस गिरी है तेल की तो आज गवर्नमेंट पास ऑन कर दे, ऐसा नहीं होता, ये इस तरह मैकेनिक्स नहीं है। तो जो पिछले 1.5 महीने की प्राइसेस हैं एवरेज, उसके हिसाब से अभी जो डिक्लाइन बनता है पेट्रोल का वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तकरीबन कोई 20 से 24 रुपए के दरमियान में पेट्रोल की प्राइस का गैप है, यानी कि पेट्रोल अगर आज 96 रुपए का है
तो कम से कम जो है 20 से 24 रुपए तक पास ऑन किए जा सकते हैं, यानी कि इनकी प्राइस में कमी की जा सकती है। इसी तरह डीजल में तकरीबन 28 से 30 रुपए तक पास ऑन किए जा सकते हैं। लेकिन देखिए गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का भी इस वक्त जो है वो और बहुत ज़्यादा जो है वो ये कह लें कमी है, तो इसलिए गवर्नमेंट हो सकता है थोड़ा पास ऑन करे, जैसे पहले भी किया था, और थोड़ा अपने टैक्सेस को रख ले अपने पास, ताकि टैक्सेस भी हमें ही काम आते हैं आगे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक आम तबका जिसको ये खबर सिर्फ यहाँ तक सुनाई दी कि तेल की कीमतों में हैरत अंगेज कमी हुई है और शायद इसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा, शायद उनको तेल मुफ्त या सस्ता मिलेगा, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हदीका कियानी की अपील की। गुलकारा हदीका कियानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि लॉकडाउन की वजह से 80% ब्यूटी सैलून्स की खवातीन बेरोजगार हो गई हैं, उन बेरोजगार वर्कर्स के लिए फंड्स दिए जाएं और ऐसे SOPs बनाए जाएं जो ब्यूटी सैलून्स के लिए भी फ़ायदेमंद हों और लॉकडाउन में उन्हें भी आसानियां हासिल हों। उनका कहना क्या था, अपील आपको दिखाते हैं। बात करने के लिए हदीका हमारे साथ भी मौजूद हैं। हदीका, जिन SOPs बनाने की आप बात कर रही हैं, वो एक तो बुनियादी मुतालिबा भी बताइएगा कि क्या होनी चाहिए, और इस सिलसिले में हुकाम को आप क्या राय देंगी, क्या सजेस्ट करेंगी? SOPs के अंदर जिस तरह हमें एग्जैक्टली पता है कि सैनिटाइजिंग जो है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें मास्क होने चाहिए, मास्क के बगैर आप नहीं सर्विसेज कर सकते, ग्लव्स पहने बगैर आप नहीं सर्विसेज कर सकते, आपको क्लाइंट का टेम्परेचर स्कैन करना ही करना है, आप उसकी हिस्ट्री भी लेनी चाहिए कि उनके घर के अंदर किसी को कोई कोरोना वायरस टाइप की चीज़ तो हुई नहीं है, और अगर कोई ट्रूथफुली नहीं भी बताता तो इन चीज़ों में हमें थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा कि अगर कोई एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, हमें अपनी एनवायरनमेंट को प्रॉपरली सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, वो जो हजमत आउटफिट्स हैं वो पहनने पड़ेंगे, और बारहा दफ़ा जो है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग में जिसमें हग करना, हाथ मिलाना, वो चीज़ें नहीं शामिल होंगी, और जो एक आप एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं उसमें आपको लेनी पड़ेंगी, जिसमें शील्ड होती है, फेस शील्ड होती है, ग्लासेस होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अपने एरिया में। और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसमें हर टूल को जो है वो सैनिटाइज किया जाता है, वो हर सैलून के अंदर मैंडेटरी होनी पड़ेगी। हदीका, आपका खुद भी ताल्लुक इसी शोबे से है, ये बताइएगा कि आप अपने वर्कर्स के लिए या दीगर मालिकान अपने वर्कर्स के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सैलून जो हैं वो चलते ही उन ब्यूटी वर्कर्स की बिना के ऊपर हैं, और अगर ये चीज़ इस हद तक ख़राब हो जाएगी कि लड़कियां जो हैं वो, हमारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतनी इनसिक्योर हो जाएंगी कि उनको पेज जो हैं वो ज़ाहिर है एक टाइम, इस मतलब आपके सवाल के रेलेवेंस में बात करूंगी कि घरों में जाके बिल्कुल सेफ्टी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आप जिस घर में जा रहे हैं उसमें कोई कोरोना का पेशेंट है, आप कोई जर्म कैरी कर रहा है, क्या वो लड़की जर्म कैरी कर रही है। ये घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं है और ये हमारी एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। ये ओवरऑल एक जनरल इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ कि इट्स नॉट सेफ, और ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि किस में ये ज़ाहिर बीमारी फैल रही है और किस हद तक फैल रही है, अभी इसके हमें स्टैटिस्टिक्स भी नहीं पता। इसलिए मेरे ख्याल से बिल्कुल बात सेफ है ही नहीं कि बच्चियां हमारी लोगों के घरों में जाएं। बिल्कुल हदीका, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। और ज़ाहिरी बात, ब्यूटिशियंस घरों में जाकर काम करती हैं, वो खुद भी खतरे में हैं और दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।